समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विषम परिस्थितियों से निकलकर अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे ही बेमिसाल लोगों में से एक है प्रताप गोपेंद्र। गोपेंद्र जी उत्तर प्रदेश में जनपद आजमगढ़ के गांव पतनपुर के मूल निवासी है। साल 2012 के आईपीएस अधिकारी हैं और लेखक भी हैं। वर्तमान में चतुर्थ बटालियन पीएसी प्रयागराज में कमांडेंट के पद पर तैनात है। उनकी एक पुस्तक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2020 के आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुकी है। इसके लिए गोपेंद्र जी को 75,000 रुपए की राशि भेंट की गई। इसके अलावा समय समय पर गोपेंद्र जी पुरस्कृत सम्मानित होते रहते हैं। गोपेंद्र जी का कहानी संग्रह मारीच पद हाल ही में प्रयागराज के रुद्रादित्य प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। अन्वेषी इंडिया के लिए अनंत अन्वेषी ने उनके आवास पर जाकर विशेष मुलाकात की। मुलाकात बड़ी दिलचस्प व प्रेरणादायी रही। यहाँ पेश है इस मुलाकात के प्रमुख अंश। नमस्कार, अन्वेषी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनंत अन्वेषी। हम अपने खास कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज मुलाकात करा रहे हैं हम प्रताप गोपेंद्र जी से। प्रताप गोपेंद्र जी वर्ष 2012 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में चतुर्थ बटालियन पीएसी प्रयागराज के कमांडेंट हैं। इससे पहले बागपत और चित्रकूट के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। इसके अलावा वो लेखक हैं। उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई पुस्तकें लाइन में हैं। उन 3 पुस्तकों में से एक पुस्तक को उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें 75,000 रुपए राशि भेंट की गई है। इससे साफ है कि वो अपने जिस कार्य में कुछ भी करते हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। जब बागपत और चित्रकूट में पुलिस कप्तान रहे हैं, वहां भी इनकी एक विशेष छाप रही है। ये जनता के दिलों पर राज करते हैं, एक संवेदनशील रचनाकार हैं। अब हम मिलवाते हैं गोपेंद्र जी से। गोपेंद्र जी, अन्वेषी इंडिया में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप पहले अपना परिचय अपने स्तर से दे दें। धन्यवाद अन्वेषी जी। साथियों, मैं प्रताप गोपेंद्र 2012 बैच का आईपीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश कैडर है और मूलतः मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जो शुरुआती दौर की शिक्षा दीक्षा है वो भी उसी जनपद में हुई है, 12वीं तक। इन ग्रेजुएशन मैंने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से किया और उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद आ गया तैयारी के लिए। यहाँ पर रहते हुए प्राइवेट में मैंने प्राचीन इतिहास से एमए किया और साथ में तैयारी करता रहा। इसके पहले भी 2 नौकरियां मुझे मिली, उसमें कुछ दिन मैंने काम भी किया। ये मेरी तीसरी नौकरी है, तीसरी सर्विस है और सिलेक्शन के बाद से फिर यहीं पे पोस्टिंग हुई, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग के दौरान और सेवा के दौरान लगातार मैं घूमता रहा। और साथ में थोड़ा बहुत जो साहित्यिक कार्य हैं जिसमें मेरी रुचि है वो भी करता रहा। खास करके हिंदी साहित्य लेखन में मेरी रुचि है, तो वो कार्य भी मैं साथ में करता रहा। यही मेरा संक्षिप्त सा तारुफ है। धन्यवाद गोपेंद्र जी। आपने अपना परिचय जो दिया, इससे एक बात निकल करके आई कि आपने जो आईपीएस की तैयारी की और साथ में ये साहित्य का लेखन भी आपका चलता रहा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य लेखन की प्रेरणा आपको कब और कहाँ से और कैसे मिली? ये काफी अच्छा प्रश्न किया आपने अन्वेषी जी। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि सर्विस के साथ जो लिखने की मेरी एक यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है। जब मैं पीछे अपने मुड़ के देखता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो मेरी तैयारी थी या मेरा सिलेक्शन था, चयन था, वो बाद में है। जो लेखन है वो प्राथमिक है। जो लिखने की बात आप कर रहे हैं वो बहुत पहले से मैं कर रहा हूँ और कई बार सोचता हूँ कि कब से कर रहा हूँ। तो मुझे याद आता है कि जब स्कूल डे में हम लोग पढ़ते थे 5वीं 6वीं 7वीं में, तो उसमें अंताक्षरी हुआ करती थी बचपन में और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उस समय मैंने एक छोटी सी कॉपी बनाई थी, नोटबुक बनाई थी, जिसमें बहुत सारे दोहे, चौपाइयाँ, गीत, शेर तो थे ही। उसमें मैंने कुछ अपनी भी रचनाएं जोड़ी थी। हालांकि वो मेरे पास आज की डेट में है नहीं बुकलेट, कोई मित्र ले गए और फिर उन्होंने लौटा के दिया नहीं उसको वापस। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे पुराना लेखन मेरा था वो वही था
वो गद्य के रूप में था, कविता के रूप में था, चौपाई के रूप में था। उसके बाद भी मुझे डायरी लेखन का शौक था। तो और डायरी लेखन मैं आपको बताता चलूं कि ये परंपरा ही मैं कह सकता हूँ है। मेरे दादा की भी डायरियां कुछ मेरे पास हैं और मेरे पिताजी भी लिखते रहे, उनकी भी कई डायरियां मेरे पास है। तो संभवतः वहां से ये प्रेरणा आई होगी। उसको देखते हुए मैंने भी अपनी डायरियां रखी हैं, काफी पुरानी डायरियां मेरे पास हैं। तो कई बार जब मैं यात्राएं करता था या कहीं जाता था या कोई नई चीज मेरे जीवन में घटित होती थी तो उसको मैं दर्ज करता था और वहीं से ये चीजें शुरू हुई। बाद में कुछ घटनाएं जो बहुत आकर्षक लगी, बहुत प्रेरक लगी या ऐसा लगा कि उसमें कुछ कथ्य है, कुछ कहने लायक है, तो उनको कहानी, शॉर्ट स्टोरीज के रूप में, कहानी के रूप में भी मैंने लिखा। उन पे निबंध भी लिखे या जो विचार मेरे मन में आते गए उनको डायरियों में नोट करता गया। तो वो धीरे धीरे ही करके एक कह लीजिए कि ग्रेजुअल वे में या उसका इवोल्यूशन हुआ, एक उद्विकास हुआ। धीरे धीरे ही वो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी हैं। तो वो लंबे समय में हुई है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता है कि उसने कब सोच कर करके तैयारी की या फिर कब से एग्जैक्टली लेखन शुरू किया, लेकिन यात्रा यही है जी। धन्यवाद गोपेंद्र जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो पहली पुस्तक अपनी लिखी है, पत्तनपुर मेरा गांव मेरे लोग, इसको कब लिखा और इसका लिखने का कारण क्या रहा और दिमाग में ये चीज कैसे आई? पत्तनपुर उस गांव का नाम है जहां मेरा जन्म हुआ और जीवन के करीब 18 साल तो एक मुश्त मैंने वहां पे काटी। मतलब इंटरमीडिएट तक मैं वहीं पे रहा, उसी गांव में पला बढ़ा, उसी की आबो हवा में मैंने सांस ली। उसके बाद भी आज तक लगातार जुड़ाव बना हुआ है। वहीं मेरे बाप दादा का भी जन्म हुआ, मेरे पिताजी का भी जन्म हुआ। तो प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे संस्कार हैं, मेरी सोच है, मेरा चरित्र है, सब कुछ वहीं पे डेवलप हुआ। 1999 में इंटरमीडिएट के बाद जब मैंने गांव छोड़ा और बनारस आया, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी जगह से विस्थापित होता है या उखड़ता है तो एक मार्मिक पीड़ा भी होती है और उस लगाव का एहसास गहरा हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो वो लगाव का एहसास ही था। गांव पे जब मैं रहता था तब भी उस गांव के बारे में जानने और समझने की एक जिज्ञासा रहा करती थी। मेरे पिताजी के चाचा जी थे जो दादा लगते थे मेरे। मैं उनसे अक्सर उस गांव के बारे में पूछा करता था कि उसका नामकरण कैसे हुआ, कहाँ से लोग आकर के वहां बसे, कितना पुराना गांव है। तो वो जो भी बताते थे मैं उस समय भी ये काम करता था कि उनको अपनी डायरियों में नोट करता जाता था। उनकी डेथ हालांकि 2007 में हुई और बहुत सारी चीजें मैंने उस समय कलेक्ट किया था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस गांव पे लिखना ही चाहता था या उसके ऊपर मेरे दिमाग में कोई पुस्तक थी। लेकिन वहाँ की जो लोक संस्कृति है, जो वहाँ के लोगों के विचार हैं, आस्थाएं हैं, काम करने का जो तरीका है या जो वहाँ की पूरी जीवन शैली है, वो लगातार चूंकि उसमें आप पले बढ़े हैं, वहीं पे रहे हैं, तो वो आपको स्पर्श करती है, आपको छूती है, आपसे कुछ करने को प्रेरित करती है आपको। तो वो जो चीजें मेरी डायरी में संग्रहित थी, जब मेरी पोस्टिंग 2014 में लखनऊ में हुई, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि इसमें कुछ लिखना चाहिए। मुझे कुछ ऐसी रचनाएं मिली जिसमें किसी गांव के ऊपर लिखा गया है या लोक संस्कृति के ऊपर लिखी हुई किताबें मुझे मिली पढ़ने को। तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि नहीं, जिस गांव में मैं इतने दिन तक रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताता चलूं अन्वेषी जी कि मेरे गांव के बगल में जो हमारी तहसील है, थाना है, वो बड़ा ऐतिहासिक कस्बा है, निजामाबाद नाम है। और ऐतिहासिक इस परिप्रेक्ष्य में है कि एक तो हिंदी के जो सबसे पुराने लेखकों में या कवियों में महाकवि माने जाते हैं, श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी, उनकी जन्मस्थली वो रही है, वहां पर वो पले बड़े हैं। और महान यायावर जिनको कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन जी, उनका घर जो ननिहाल था जहां पर उनकी पैदाइश हुई है, वहां से कुछ किलोमीटर दूर है। लेकिन उन्होंने भी अपने 3 वर्ष की पढ़ाई वहीं पे की है, निजामाबाद में की है। और बहुत ही पुराना कस्बा है। इवन गुरु नानक देव के बारे में बताया जाता है कि वो वहां पर आकर के कुछ दिन वहां रहे हैं और सिख भाई भी वहां पर मिलते हैं। वहां पर एक बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो वहां से जुड़े हैं, जैसे मजरू सुल्तानपुरी हैं, उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। बेडब बनारसी बहुत अच्छे रचनाकार रहे हैं, उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। तो बहुत ही ऐतिहासिक कस्बा, कम से कम 1000 वर्ष पुराना कस्बा माना जाता है। जो मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई है वो उसी कस्बे की है। तो एक माहौल भी था। इवन कहा जाता है कि अकबर बहुत पहले 1500 कुछ में 1565 के आसपास वहां पर आकर के 2-3 दिन तक रहा है। किसी विद्रोही का पीछा करते हुए वहां आया था, वहां पर उसने तुला दान किया है। तो उस ऐतिहासिक कस्बे का भी असर है। साथ में जो गांव के प्रति एक लगाव था, एक मन में भाव था अपनी मातृभूमि के प्रति या अपने जन्म स्थान के प्रति,
उसकी एक अभिव्यक्ति है, पत्तनपुर मेरा गाँव मेरे लोग, और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से उसको काम करने की कोशिश की गई है। पुराने आंकड़े जो सेंसस ऑफिस से मिले हैं उनको निकाला गया है। जो रिकॉर्ड रूम कलेक्ट्रेट में होता है मुआफिज खाना, उनकी पुरानी फाइलें जो हैं खतौनी खास करके 1901 के आसपास की, उनको निकाला गया। उन सबको संग्रहित करते हुए एक काम किया गया है। करीब 250 पेज की किताब है, लेकिन सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी एक बहुत ही मेहनत से किया गया और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार की गई कृति है जो पठनीय है। थैंक यू। धन्यवाद गोपेंद्र जी, आपने इस पुस्तक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इससे निश्चित रूप से अपने जन्म स्थान, अपने पैतृक स्थान से एक जो जुड़ाव होता है वो व्यक्ति बाहर निकल के आया है आपके अंदर से, और इससे निश्चित रूप से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद आते हैं आपकी दूसरी पुस्तक पर, जो है जिसका नाम है इतिहास के आईने में आजमगढ़। तो इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो आपका उद्देश्य रहा, हम चाहेंगे थोड़ा सा उस पर भी आप प्रकाश डालें। अन्वेषी जी, जो आपका प्रश्न है कि इतिहास के आईने में आजमगढ़ जो किताब है, उसकी भूमिका या उसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उसको कैसे लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे तो लगता है कि उसी की अगली कड़ी है जो फतेहपुर मेरा गांव मेरे लोग थे। जब मैं उसके बारे में लिख रहा था तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि अगर कभी ऐसा मौका मिला, ईश्वर ने ऐसा मौका दिया कि मेरे पास संसाधन हुए तो मैं इस जिले के बारे में भी ज़रूर लिखूँगा। क्योंकि देखिए जो इतिहास होता है या कुछ जो भी साहित्यिक रचनाएँ होती हैं वो कहीं न कहीं हमारे समाज को जोड़ती हैं, समाज से ही आती हैं। तो जिस समाज को मैंने देखा था, जहाँ मेरा बचपन गुज़रा, मेरी किशोरावस्था गुज़री, उसको मैंने बहुत करीब से देखा था, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो लोक कलाएँ हैं, लोक विधाएँ हैं, लोक संस्कृति का पार्ट है, वो हमेशा ये अंदर से खदबदाहट सी मची रहती थी कि इसके बारे में मैं कुछ रचूँ, कुछ लिखूँ। तो जब मैं फत्तनपुर वाली किताब लिख रहा था, उसी समय मैंने ये तय कर लिया था कि कभी न कभी इसके बारे में लिखूँगा ज़रूर। और आपको बता दूँ कि जब एक बार तय हो गया तो उसके बारे में मैटर कलेक्शन भी उसी समय से शुरू हो गया। जो भी पेपर कटिंग मिलती थी उसको मैं संजो के रखता था, या अगर कोई विशेषांक छपा है किसी पत्रिका में तो उसको संजो के मैं रखता था। इसके अलावा अगर छोटी-बड़ी कोई भी पुस्तक मिली तो वो किताबें में संग्रह करके रखता था। हालाँकि बहुत कम मैटर है जो उस विषय को छूता हुआ लिखा गया हो या उस विषय पे मिलता हो। ख़ास करके जो ब्रिटिश पीरियड में या 1988-89 में लिखे गए गज़ट्स हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ही विश्वसनीय तरीके से लिखा गया कोई भी मैटर मिलता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा छोटी बुकलेट छपवाई थी, तो उसको मैंने जुगाड़ करवा करके कहीं से प्राप्त करके उसकी फ़ोटोकॉपी करवाई और वो सब संग्रह करके मैंने रखा था। जो लेखन की बात है, वो लेखन को गंभीरता से जो शुरू किया मैंने, वो मुरादाबाद में मेरी जो पोस्टिंग थी उस समय किया। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि वो एक बार में पुस्तक के रूप में नहीं लिखा गया। वो बेसिकली एक पत्रिका हुआ करती थी, उस पत्रिका में धारावाहिक के तौर पे उसको छपवाया गया है और महीने-महीने उसको छापा जाता था, काफ़ी बड़े-बड़े लेख होते थे उसमें। एक चैप्टर उसका एक लेख होता था बेसिकली, और वो लेख भी लंबे-लंबे होते थे, 5000 वर्ड, 6000 वर्ड, साढ़े 6000 वर्ड, तो करीब 18 महीने तक वो सीरीज़ चली। बाद में लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, जिसने भी पढ़ा, सभी का ये विचार था कि इसको पुस्तक के रूप में आना चाहिए क्योंकि इतने विश्वसनीय स्रोत से आपने लिखा है और इतनी विश्वसनीय सूचनाएँ इसमें हैं। तो उसको फाइनली लोगों के आग्रह पे, लोगों के सजेशन पे उसको कंपाइल करके एक पुस्तक का आकार दिया गया और काफ़ी आर्काइवल चीज़ें भी उसमें हैं, प्राथमिक सोर्सेज़ भी लिए गए हैं, द्वितीयक और तृतीयक सोर्सेज़ का भी इस्तेमाल किया गया है। इवन ओरल हिस्ट्री का भी उसमें इस्तेमाल किया गया। लोगों से जो बातचीत है, उसको भी संग्रहित करके जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको कंपाइल किया गया है और कोशिश ये की गई कि मैक्सिमम चीज़ें जो मिल पाई हैं, उनको क्रॉस चेक करते हुए उसको प्रमाणित तरीके से लिखा जाए और उसको कोशिश यही रही है, लोगों ने उस कृति को काफ़ी पसंद किया। धन्यवाद गोपेंद्र जी, हमको आपकी इन सारी बातों को सुनकर के लगता है कि आप वास्तव में जब लेखन करते हैं, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही परिश्रम के साथ में, बहुत ही रचनात्मक ढंग से करते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि हम कहाँ-कहाँ से किस तथ्यों को जुटाते हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है और निश्चित रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी कि किस तरीके से किसी स्थान के बारे में लिखा जाना चाहिए। अब हम ये जानना चाहते हैं, आपकी तीसरी पुस्तक है मारीच पथ, जो कहानी संग्रह है और प्रयागराज के रुद्रादित्य प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। अभी तक जो आपकी दो पुस्तकें थी
वो इतिहास लेखन पर केंद्रित थी। और चूंकि आपने एमए इतिहास से भी किया है, तो इस चीज को समझा जा सकता है कि आपका लेखन के प्रति जो झुकाव रहा वो इतिहास से जुड़ा रहा। लेकिन अब ये जो तीसरी पुस्तक आई है, कहानी संग्रह, ये बिल्कुल साहित्यिक विधा है एक। तो ये क्या इसके पीछे कारण हो सकता है कि उस इतिहास लेखन करते करते आप साहित्य लेखन में आए? अन्वेषी जी, जो आपका ये प्रश्न है उस पे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लेखन और प्रकाशन दो अलग चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज लिखते हैं और लिख करके भूल जाते हैं, या जिसको एक शब्द हिंदी में कहा जाता है स्वांतः सुखा है, कि मतलब आप अपने लिए लिख रहे हैं। जैसा कि अ, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी दुकान हुआ करती थी सुगनी साहू की, और वहां पर बैठ करके वो लिखा करते थे। उन्होंने मिडिल पास किया था उस समय, तो जब उन्होंने कामायनी का लेखन शुरू किया तो वो ये सोच कर नहीं लिखते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो कालजयी रचना हो जाएगी या फिर उसको प्रकाशित करना है। वो लिखते थे, सिर्फ उनको उनके मन में विचार थे, उन्होंने जो थिंकिंग की थी उसके आधार पर वो लिखते थे, और अपने एक दो बहुत क्लोज फ्रेंड जो थे, मित्र जो थे, उनको वो सुनाया करते थे। तो जिसने भी सुना, जो गंभीरता तो उसकी समझते थे उस रचना को, उन्होंने उनको प्रेरित किया कि ये छपनी चाहिए, प्रकाशित होनी चाहिए। और फिर वो उनका प्रकाशन का क्रम आया, प्रकाशित हुई रचना और फिर जानी गई। ऐसा कई रचनाकारों के साथ हुआ है कि पहले लिखी हुई रचना बाद में छपी और बाद में लिखी हुई रचना पहले छपी। तो मेरे कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही है, मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी है कि जो चीजें लिखी हुई थी और जो चीजें प्रकाशित हुई, दोनों में अंतर है। जो सबसे पुराना लेखन मैंने बताया वो गद्यात्मक नहीं पद्यात्मक था। कुछ छंद लिखे थे, कुछ गीत लिखे थे, कुछ कविताएं लिखी थी, काव्यात्मक था, लेकिन वो आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है। दूसरी चीज जो मैंने लिखी है वो शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो अभी जिस संग्रह का नाम आपने लिया मारिचपथ, उसमें कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो 15 साल पहले लिखी गई थी, 17 साल पहले लिखी गई थी, जिस समय मैं बीएससी कर रहा था या ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय की लिखी हुई डायरियों में थी। लेकिन जब उसको प्रकाशित करने की बात आई तो उनको एडिट किया गया, उनको संग्रह करके उनको फिर से रिफाइन किया गया आज के परिवेश के हिसाब से, और फिर उनको प्रकाशित किया गया। तो निश्चित तौर से जो कहानी लेखन के प्रति आकर्षण है या लगाव है, वो इतिहास लेखन से ज्यादा पुराना है। और इस सिलसिले में, इस कड़ी में आपको ये भी बताता चलूं कि मैं बेसिकली साइंस का छात्र रहा हूँ। मैंने बीएससी किया हुआ है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से। और जो साहित्य है या फिर जो इतिहास है, दोनों से मेरा लगाव बहुत ही नॉमिनल ही रहा है शुरुआती दौर में। तो मैं अपने आप को ये भी नहीं कह सकता कि इतिहासकार हूँ, लेकिन इतिहास से मैंने एग्जाम जरूर दिए, खास करके कंपटीशन के एग्जाम जितने भी हुए वो इतिहास और दर्शन शास्त्र के साथ मैंने दिए। जब मैं इलाहाबाद तैयारी करने के लिए आया तो यहाँ पर मैंने अपना विषय चेंज किया, और उसके साथ ही मैंने बाद में एमए किया प्राइवेट में एंशियंट हिस्ट्री से, और वर्तमान में भी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री के ही किसी सब्जेक्ट पे। तो वो लगाव धीरे धीरे डेवलप हुआ है। इतिहास के पहले मैंने कहानियां लिखी हैं, और कहानियों का क्रम अभी भी जारी है। और कुछ पुस्तकें विशुद्ध साहित्यिक जिसको कह सकते हैं आप, जैसे उपन्यास हैं, अभी 3 उपन्यास हैं जो छपने की प्रक्रिया में है। और इसके अलावा भी कहानियों का सिलसिला जारी है, लगातार अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में कहानियां छपती रहती हैं और लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। धन्यवाद गोपेंद्र जी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि समाज में देखने में आ रहा है पुस्तकों की पठनीयता दिन पर दिन कम हो रही है। ऐसे में अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराने का उत्साह आपके अंदर कहाँ से और किस प्रकार आता है, और या इस संबंध में आपका क्या मानना है? मैं आपकी इस बात से आंशिक रूप से ही सहमत हो पाऊंगा अन्वेषी जी। मेरा मानना है कि हर दौर में जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वैसे वैसे जीवन शैली, लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है। पहले जो छपी हुई किताबें थी, पुस्तकें थी, उनको पढ़ने का शौक ज्यादा था। थोड़ा सा अब परिवर्तन ये आया कि अब ई बुक की तरफ या जो सॉफ्ट कॉपी में चीजें हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई का जो सिलसिला ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो ना तो उसकी सामाजिकता कभी खत्म होगी और ना तो उसका बौद्धिक प्रयास ही कभी खत्म होगा। जब भी कोई नई चीजें आएंगी, नई खोजें होंगी, नई रचनाएं होंगी, तो लोग पढ़ेंगे उसको। हाँ, वो फॉर्मेट चेंज हुए हैं, एक तो ये हुआ है। दूसरे, अब चूंकि मोबाइल हैंडी हो गए हैं, साथ में उसके जो नेट की सुविधा है वो बहुत आसानी से मिल जा रही है। तो जो ऑडियो विजुअल दुनिया है वो बनिस्बत टेक्स्ट के वो बढ़ी है निश्चित तौर से। लेकिन जो
ऑडियो विजुअल भी है, वो कहीं न कहीं टेक्स्ट से ही जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए चाहे जितनी मूवी बन रही है या जो भी ड्रामा बन रहा है या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, रंगमंच की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो किसी न किसी पुस्तक से ही ली जाती हैं, किसी न किसी रचना से ली जाती हैं। हो सकता है वो किसी की लिखी हुई कहानी हो या हो सकता है वो किसी का लिखा हुआ उपन्यास हो, किसी का लिखा हुआ लेख हो, किसी का लिखा हुआ नाटक हो, लेकिन वो पहले लिखने के ही फॉर्म में आता है। तो इस तरह से और आप पुस्तक मेलों को देख लीजिए, चाहे वो प्रगति मैदान में लगने वाले पुस्तक मेले हों, चाहे लखनऊ के मोती महल पार्क में लगने वाले मेले हों। अब मैं तो घूमता रहता हूँ जितने मेले हैं, कोशिश मेरी ये रहती है कि कोई छूटे ना और जाके मैं देखूँ। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि लोगों को उत्साह कम हुआ है। हाँ, ये है कि जो प्रकाशन का क्षेत्र है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र है, उसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है, उसमें संघर्ष बढ़ा है, लोगों की संख्या भी बढ़ी है। तो कहीं से भी आप अगर 1 वर्ष में छपने वाली पुस्तकों, पत्रों या पत्रिकाओं की संख्या के आधार पर भी देखेंगे या उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे देखेंगे, तो वो संख्या कहीं से भी कम होती नज़र नहीं आ रही है। उसके साथ बस ये हुआ है कि फॉर्मेट बढ़ गए हैं, जो फॉर्मेट पहले सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित था, वो अब साथ में जो सोशल मीडिया से लिंक हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लिंक हैं, उससे भी वो जुड़ते जा रहे हैं। और उसी तरीके से जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से निकाल करके मटेरियल जो ऑडियो विजुअल सामग्रियाँ परोसी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनकी भी संख्या बढ़ी है। धन्यवाद गोविंद जी। निश्चित रूप से आपकी इन बातचीत सुनकर के ऐसा लगता है कि जो एक ये निराशा का जो भाव युवक युवतियों में देखने को मिलता है कि लिखने से क्या फायदा, लिख जाएंगे तो छापेगा कोई नहीं, छपेगा तो पढ़ेगी नहीं। निश्चित रूप से इस निराशा के भाव से लोग बाहर आएंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो कहानी संग्रह है, इसमें ऐसी किस सोच के साथ इसके अंदर कहानियां हैं जिनको युवक युवतियां पढ़ें, क्योंकि कहते हैं कि ये युवक युवतियां उन चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं जो उनकी लाइफ में तुरंत कोई एक्साइटमेंट पैदा करे, तुरंत कोई लाभ उसको दिखलाई दे। इस प्रश्न के युवक युवतियों के इस प्रश्न को आप किस प्रकार देखते हैं और आप अपने कहानी संग्रह में किस प्रकार इसका जवाब ढूंढते हैं? ये एक छोटी कृति ही मैं इसको कह सकता हूँ। हालाँकि कहानियों की संख्या तो बहुत है, इसमें करीब 24 कहानियाँ हैं, लेकिन उनकी लेंथ बहुत छोटी-छोटी है, ज़्यादा बड़ी कहानियाँ नहीं है। ऐसी कहानियाँ की जो आप पढ़ें तो तुरंत कुछ देर में आप पढ़ कर के उसको उसका रसास्वादन कर सकें, उसका आनंद ले सकें। स्पेशली युवक-युवतियों के लिए तो मैं नहीं कह सकता, ये हर तबके के जो हर आयु वर्ग के लोग हैं, वो उसको पढ़ सकते हैं। जो सीनियर सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए भी इसमें कुछ चीज़ें हैं। जो युवक-युवतियाँ उनके लिए भी हैं। इवन जो किशोरावस्था में लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी चीज़ें हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसकी यात्रा जो मैंने बताई कि वो किसी एक दिन में बैठ करके नहीं लिखी गई है। कई रचनाएँ ऐसी हैं, कई कहानियाँ ऐसी हैं जो पहले छपी हुई हैं और कई ऐसी भी हैं जो पूरी तरीके से नई हैं। जो हम लोगों के चारों तरफ किसी भी रचनाकार या किसी भी कथाकार के जीवन में जो प्रेरणा मिलती है लिखने की, वो अपने समाज से मिलती है। उसके चारों तरफ जो चीज़ें घटित हो रही हैं, वो उसको स्पर्श करती हैं और जैसे उसको स्पर्श करती हैं, वैसे बाकी सबको भी स्पर्श करती हैं। हाँ, उसकी तीव्रता अलग हो सकती है, उसकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है या जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं वो जो प्रभाव है, वो जो जुड़ाव है, वही हम सबको आपस में जोड़ता है। लेकिन जो रचनाकार होता है, वो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को अपनी कथा शिल्प में, अपने शब्दों में बाँध करके इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वही घटना काफ़ी रोचक तरीके से लोगों के सामने आती है। ये इसी तरीके की कृति है। पुलिस में रहते हुए जो अनुभव हुए, कुछ कहानियाँ उस पे भी हैं, हालाँकि बहुत ज़्यादा उनकी संख्या नहीं, कुछ कहानियाँ हैं। इसके अलावा समाज के अलग-अलग तबकों से जब गाँव में मैं रहता था, तो गाँव में मैंने जो देखा या बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई जो काफ़ी रोचक रहीं या बहुत दिनों तक दिमाग में कहीं न कहीं वो घर बनाए रहीं, उमड़ती-घुमड़ती रहीं। तो उनको मैंने अपने लेखनी से उनको उतारा कागज़ पे और बाद में उनको इस संग्रह में डाला। तो निश्चित तौर से अब ये तो पढ़ने पे ही पता चलेगा, मैं पाठकों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, कोई एक बार इसको देखें ज़रूर, समीक्षा की दृष्टि से भी देखें, कथा शिल्प की दृष्टि से भी देखें और जो उसमें सच्चाई आई है निकल करके, क्योंकि एक चीज़ मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि चाहे वो मैं मिथक पे लिखूँ या फिर कहानी में लिखूँ या फिर उपन्यास में लिखूँ, उसमें कल्पना का पुट तो हो, लेकिन वो मूलतः काल्पनिक ना हो। जो एक यथार्थवादी सोच या लेखन की शैली है और जनवादी जनवादी जो नए तरीके से कि जो बिल्कुल छूटा हुआ तबका है, जिसके बारे में कम लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, वो भी कहीं न कहीं सिमट जाए, उसके बारे में भी कुछ लिखा जाए। ख़ास करके जो लोक संस्कृति वाला हमारा पार्ट है, अछूता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
जिन पे हम लगातार रचना कर सकते हैं और लोगों को छूती भी है, क्योंकि अब हर तबके के लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कहानी संग्रह उसी तरह की एक कोशिश है जिसमें गांव भी है, शहर भी है, गांव की जीवन शैली भी है, शहर की जीवन शैली भी है, छोटे कस्बों की जीवन शैली भी है, अपराध कथाएं भी हैं, और उसके साथ साथ जो स्त्री पुरुषों के संबंधों को लेकर के भी है, जो समाज में फैले हुए बहुत सारे पाखंड हैं उनको लेकर भी कुछ कहानियां हैं, झूठ फरेब हैं उनको लेकर के भी कुछ कहानियां हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग फ्रेम में लिखी हुई कहानियां हैं, जिसको यहाँ पे संग्रहित किया गया है। तो निश्चित तौर से जो पाठक हैं उनको ये पसंद आएगी। धन्यवाद गोविंद जी। वैसे तो इस कहानी संग्रह को मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आपने जिस तरीके से इसकी व्याख्या की है, निश्चित रूप से इसको जितने भी हमारे दर्शक इस वार्ता को सुन रहे होंगे या देखेंगे, वो निश्चित रूप से इस कहानी संग्रह को आपको पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे अनुभव इसके अंदर समेटे हुए हैं। अब हम या हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके आदर्श कहानीकार कौन हैं? सूची बहुत बड़ी है, तमाम नाम हैं रचनाकारों के, लेखकों के, जो समय समय पर प्रभावित करते रहे हैं। और कहानीकारों में भी, हिंदी कहानीकारों में बहुत अच्छे अच्छे कहानीकार रहे हैं, चाहे वो अमरकांत हों, चाहे वो अन्य कोई हो। लेकिन जो एक नाम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि वही नाम है जो हर किसी को पसंद आता है या हर किसी के ऑल टाइम फेवरेट हैं, मुंशी प्रेमचंद। और सौभाग्य ये रहा है कि इसके पहले मैं दूसरी सेवा में बनारस में मेरी पोस्टिंग थी और उनका गांव मेरे ही क्षेत्र में आता था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने सबसे पहले उस गांव का दौरा किया। मैं उस गांव में गया, अपने आदमी के साथ गया वहां पे, और उस गांव का जो मेरा दुकानदार था या कंट्रोल रूम का दुकानदार था, उसके यहाँ बैठा। तो उसको देख करके भी मुझे जो उनकी कहानियां है ना, उस कहानी का कैरेक्टर सही समझ में आया। वो जुम्मन जो एक उनकी कहानियों में आते हैं, जुम्मन जैसा, वो आंख से भी कम दिखता था, उसको पजामा कुर्ता पहनता था और चप्पल उस समय तक भी नहीं पहनता, मतलब 2012 में भी वो चप्पल नहीं पहना करता था, और बैलगाड़ी से ही अपना राशन लेने के लिए आया करता था। वहां से फिर मैं उनके गांव भी गया और उनका उनका घर भी देखा, जिस घर में मुंशी प्रेमचंद जी रहे और जहां पर उन्होंने अपने कई कृतियां रचित की। तो जो जीवन शैली, जो आसपास का जीवन उभर के आता है उनकी रचनाओं में, चाहे वो उनके उपन्यास हों, चाहे उनकी कहानियां हों, वो निश्चित तौर से ऐसी हैं कि आपके दिलों को तो छूती ही हैं, आपके दिमाग में भी एक अमिट छाप छोड़ती हैं। बचपन की पढ़ी हुई कहानियां आज तक याद हैं हम लोगों को, जितनी कहानियां हैं। और मुझे लगता है कि वो गंभीर से गंभीर जो पाठक हैं उनके लिए भी हैं, और बिल्कुल जो सामान्य वर्ग के पाठक हैं, जिनको आप देखोगे कि बिल्कुल थोड़ा सा भी पढ़े हैं, सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं, वो भी अगर उन कहानियों को पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल उनको समझ में आती चली जाती है। और मैं आपको बताऊं, खैर उतने बड़े रचनाकार से कोई तुलना नहीं कर सकता और ना तो ये तुलना है, लेकिन मेरी भी कोशिश ये रहती है कि जो भी कृतियां हम कर रहे हैं या जो भी रचनाएं कर रहे हैं, जो भी लेखन कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा हो कि उसको समझने के लिए आदमी को प्रयास न करना पड़े। आदमी पढ़े और दूसरी तरफ उसको उसकी समझ में आता चला जाए। तो मेरे गांव के मित्र हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। उन्होंने मेरी रचना पढ़ी और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी मेरी रचनाएं, सबसे पहले मैं उन्हीं को पढ़ाऊं, क्योंकि उनका जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं उनको जो जो कह सकते हैं ना कि एक लिटमस टेस्ट कह सकते हैं, या हांडी का एक चावल जिसको कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि 2 लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, एक तो अपने पिताजी को पढ़ाता हूँ मैं, और एक जो मेरे मित्र हैं उनको पढ़ाता हूँ। तो मेरे पिताजी का भी फीडबैक मुझे मिलता है और अपने मित्र का भी। तो उन्होंने भी इस रचना को पढ़ा और वो एक बार तो पूरा पढ़ के समाप्त कर चुके हैं और दूसरी बार वो पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे जिज्ञासावश ये पूछा कि क्या वो समझ में नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, समझ में तो आई, लेकिन इतनी अच्छी है कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है दोबारा, और मैं अभी और भी बार पढ़ूंगा। तो मुझे लगता है कि यही उपलब्धि है एज अ लेखक, एज अ रचनाकार। और वो कहीं ना कहीं जो पुराने साहित्यकार हमारे हैं, जो बड़े विभूतियां हमारी रही हैं लेखन के क्षेत्र में, उन्हीं की एक अनुसरण की बात है, उनको अनुसरण करने की बात है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग भी चलने की कोशिश कर रहे हैं कि कृतियां अच्छी हों, मूल्यवान हों, लोगों को के जीवन को स्पर्श करती हों, साथ में सहज हो, सरल हो, प्रांजल हो, ताकि उनको समझने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद गोविंद जी। और निश्चित रूप से आपका लेखन एक ऐसा लेखन है जो भी पढ़ेगा उसका भरपूर आनंद लेगा, उससे कुछ सीखेगा। अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के सामने यदि अपने कहानी संग्रह मारीच पथ से कोई एक कहानी
या उस कहानी का कोई अंश पढ़ के सुनाएंगे तो उनको भी उसकी एक झलक देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। इस कहानी संग्रह में अन्वेषी जी कुल 24 कहानियां हैं। वैसे तो किसी भी रचनाकार के लिए अपनी कहानियों को कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। जो समीक्षक होते हैं, जो आलोचक होते हैं, वो कैटेगराइज करते हैं इसको। लेकिन जो कहानियां एक्चुअल में जिन्होंने मुझे स्पर्श किया है या बहुत दिन तक मेरे दिलो दिमाग में घूमती रही हैं, उसमें से इसकी पहली कहानी है अंतिम भिक्षा। अंतिम भिक्षा कहानी बेसिकली अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं तो वो एक प्रथा पे है। एक जाति हम लोगों की तरफ होती है, उनमें प्रथा थी कि जब कोई गांव में खो जाता था बच्चा, तो कोई बच्चा जब जिसकी डेड बॉडी नहीं मिलती थी या जिसको पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गया, तो उसको लेकर के पूरे गांव के मन में एक कहीं ना कहीं टीस रहती थी कि वो बच्चा कहाँ गया होगा, कहाँ होगा। इस भावना का उस जाति के लोग लाभ उठाया करते थे और बाद में कई साल बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पता लगाते रहते थे कि इस गांव से कौन आदमी गायब हुआ है, कौन बच्चा गायब हुआ है, और उसका इम्पोस्टर बन करके, मतलब उसका प्रतिरूप बन करके आते थे और ठगी करते थे। ये अंग्रेजों की रिपोर्टों में भी मिलती हैं ये चीजें, और इस तरह कहानियां हम लोग सुनते भी रहे हैं। और इस तरह की चीज मेरे अपने गांव में हुई है कुछ वर्ष पहले, आज से 10 साल 12 साल पहले हुई है। उसी को मैंने एक कहानी के रूप में इसको पिरोया है, अंतिम भिक्षा। और कोशिश यही रही है कि इस कहानी में जो गांव का एक परिवेश है वो भी आए, कहीं कहीं जो गांव की भाषा है, जो गांव की बोली है, वो भी आए। जैसे मैं आपको एक पढ़ के सुना रहा हूँ कि हम लोग जब बचपन में गांव में रहते थे, तो वहां पर जोगी आया करते थे, वो सारंगी बजाते थे, अभी भी आते हैं। और वो उसके साथ कहते थे जो, वो मैंने यहाँ लिखा है बीच में, कहानी के बीच में है कि का सारंगी लड़कन का कान कटबू, ये है तो भोजपुरी में, लेकिन वो उस कहानी में कहीं ना कहीं बैठती है। और सारंगी कहती हाँ, बच्चे सहम जाते, फिर खुद जवाब देता जायदा, मतलब जो वो जोगी था वो कहता था कि जाने दो। तो सारंगी कहती अच्छा, इतने में कोई गृहिणी गोद में बच्चा दबाए हाथ के छीके में आटा या चावल लिए निकलती। श्रीनाथ जो इस कहानी का पात्र है, श्रीनाथ भिक्षा झोली में डालकर महादेव का जयकारा लगाता, बर्तन वापस करते हुए कमर से टंगा मोरपंखी का चंवर निकालता और बच्चे के सिर पर फिराते हुए मंत्र बुदबुदाकर फूंकता। वह अगले घर की ओर बढ़ जाता, बच्चे उसके पीछे हो लेते। उस दिन एक जीर्ण शीर्ण खपरेल मकान के बाहर खड़े होकर श्रीनाथ ने अलग जगा दी कि जोगी को भिक्षा मिले, नाथ तेरा भला करें, तेरे बाल बच्चे बरगद की तरह फैलें, बम महादेव झोली भर दे, तेरे लाल जीवें। पुरानी सी मटमैली साड़ी पहने एक अधेड़ और बुढ़ापे के मध्य वय की कमजोर सी महिला बाहर निकली। 60 पार की होगी। आटा देते समय श्रीनाथ ने गौर किया कि उसके हाथ कांप रहे थे, होठ फड़क रहे थे, नैनों के कोर आंसुओं से नम थी। जोगी ने भिक्षा झोली में डाली और आकाश की ओर मुंह करके जयकारा लगाया कि जय हो बाबा गोरखनाथ, माई का घरौंदा हमेशा उजियार रहे, बाल गोपालों से भरा रहे। यह वाक्य उसने कुछ जांचने के लिए कहे थे। बुढ़िया खुद को रोक न पाई, कोर पर अटके अश्रुकण अनायास गालों पर ढुलक गए। श्रीनाथ ताड़ गया, मामला गड़बड़। उसने दैवीय अधिकार से पूछा कि माई तेरी आंखों में आंसू क्यों? तूने नाथ की झोली भरी है, तू बोल, नाथ तेरा आंचल भरेंगे। बुढ़िया ने साड़ी के आंचल से आंसू पोंछ लिए। बाबा 20 साल से रास्ता देख रही हूँ, मेरा लाल नहीं आया। श्रीनाथ समझ गया बुढ़िया का कोई अपना बिछुड़ गया है। बिछुओं का दुख बड़ा दारुण होता है, रह रहकर रुलाता है। वहां उन दोनों के सिवा एक आवारा कुत्ता भर था जो आराम से लेटा हुआ था। श्रीनाथ ने कुरेदा, माई जरूर आएगा तेरा लाल, मन के दरवाजे खोल दे, नाथ से सच बोल दे, बम लहरी तू क्यों ठहरी। ये बहुत थोड़ा सा सिर्फ एक समझने के लिए है कि मतलब किस तरह से उसको पिरोया गया है कहानी में, चीजों को, जो ग्रामीण जीवन है या जो बोली भाषा है, या जिस तरीके से वहां पर मंगते आज भी आते हैं और गांव के घर की महिलाएं किस तरीके से चीजें निकाल करके उनको ले जा करके देती हैं, वो इस तरह से किया गया। तो जितनी कहानियां हैं उनके फॉर्मेट अलग हैं, उनके फ्रेम अलग हैं, उनकी भाषा अलग है, तो वो सबको मिलाकर के एक मोरपंखी टाइप का बना है। कुल मिलाकर के ये जो रचना है उसको किसी एक फॉर्मेट में नहीं कह सकते कि उसको एक विधा में बांधने की कोशिश की गई है। अलग अलग समय में लिखी गई अलग अलग तरीके की कहानियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक छोटा सा प्रयास है जो मुझे लगता है कि पाठकों को पसंद आएगा। और मेरा यही आग्रह रहेगा कि उसको पढ़ें और इसका आनंद लें। धन्यवाद गोविंद जी। वास्तव में मैंने इस कहानी संग्रह को जब पढ़ा और इस कहानी को भी पढ़ा, बहुत ही आनंद आया और आपके मुख से सुन करके और वो आनंद बढ़ गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके जितने भी दर्शक होंगे कहानी संग्रह को एक बार जरूर पढ़ना चाहेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि आपने अपना इतना व्यस्त समय में से हमको समय दिया, आप अंत में कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद अन्वेषी जी। ये मेरे लिए काफी खुशी का भी विषय है, गौरव का भी विषय है, और आपके साथ वार्ता करके मुझे इसके पहले भी बहुत आनंद आया था और आज भी वार्ता करके काफी आनंद आया। ये तो एक बहाना है जिसके माध्यम से हम लोग मिलते रहें। और कहने की जो बात है, तो मेरा संदेश हमेशा यही रहता है, खास करके युवाओं से, कि जीवन में निराश न हो। उतार उतार और चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, बहुत सारे विफलताओं के बाद सफलता आती है। और मुझे लगता है कि अगर विफलताएं ना हो तो सफलता का जो रंग है, जो स्वाद है, जो रूप है, वो उतना निखर करके नहीं आएगा। दुनिया में जो भी चीजें हैं वो रिलेटिव हैं, किसी की तुलना में है। कोई अमीर है तो किसी की तुलना में, कोई गरीब है तो किसी की तुलना में, कोई गोरा है तो किसी की तुलना में, कोई काला है तो किसी की तुलना में। वैसे कोई सफल है तो किसी की तुलना में, कोई विफल है तो किसी की तुलना में। ये पूरी दुनिया ही रिलेटिव है, एक तुलनात्मक कह सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करते रहिए, बेटरमेंट की कोशिश करते रहिए, प्रयास जारी रखिए और सृजन करते रहिए। जो मेरा अपना एक संदेश है कि सृजन करते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड ने, इस नेचर ने, इस प्रकृति ने आनंद उसी से जोड़ा है जहां पे सृजन है। जहां भी सृजन है आप देखेंगे आनंद वही है। और जैसा कि अरविंद के दर्शन में भी आता है, क्योंकि मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं, तो अरविंद के दर्शन में भी आता है कि ये जो दुनिया आपको दिख रही है वो ईश्वर का, भगवान का लीला संवरण है। वो आनंद लेने के लिए इस दुनिया को रचते हैं। तो ये जो आनंद है वही क्राइटेरिया है, वही कसौटी है जीवन की। आप इसको कितना आनंदित होकर के, किस तरीके से लोगों से जुड़ करके, लोगों को आनंद दे करके, दूसरों से आनंद प्राप्त करके इसको गुजारते हैं, वही इसकी कसौटी है, वही इसका स्टैंडर्ड है। तो हमेशा मेरा यही अनुरोध रहता, आग्रह रहता है, सजेशन रहती है कि आप सृजन करें और सृजन का आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम ऐसी और भी वीडियो आपके लिए ला सकें।